हेलो स्टूडेंट्स, सो अगेन दिस इज पार्ट नंबर 4 है ना। सो हम लोग ऑलरेडी पैरेललोग्राम लॉ पे बात कर चुके हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ के ही अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। पैरेललोग्राम लॉ के ही आगे बढ़ेंगे। पैरेललोग्राम लॉ के आगे हमारा जो बचा हुआ नेक्स्ट पार्ट था दैट वाज पॉलीगॉन लॉ, है ना। बट पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ में जाने से पहले कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम थोड़ा एनालिसिस और कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ में। लास्ट वाले वीडियो में थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैंने उसे रहने दिया था। बट सब इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, या आप ये कह सकते हैं कि रिजल्टेंट के लिए हम कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि रिजल्टेंट कैसा होगा, ठीक है ना। सो सबसे पहली बात अगर हम देखें, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख लेता हूँ, value of resultant depending on the angle between two vectors, again this is very important thing, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वेक्टर हमारे पास A है, ठीक है, और एक और हमारे पास वेक्टर है दैट इज़ वेक्टर B, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ, तो यहाँ पे आप अगर देखते हो तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा, बिकॉज यहाँ देखो दोनों ही वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल दिख रहे हैं, और यहाँ जब दोनों ही पैरेलल दिख रहे हैं तो जो रिजल्टेंट है वो कैसा होगा। तो आप एक चीज़ सोच सकते हैं, यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा ना इसको अभी थोड़ा सा और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बता देता हूँ, डिफरेंट केसेस बना के बता देता हूँ। जैसे कि ये एक फिर से मैंने वेक्टर ए बनाया और मैंने वेक्टर बी जो है उसको कुछ एंगल पे बना दिया, ठीक है। और फिर अगर मैंने एक और चीज़ कर दी यहाँ से कि एक और वेक्टर ए, वही वाला वेक्टर है, यानी हमारे पास वेक्टर ए सेम ही है, और फिर अब मैंने इससे परपेंडिकुलर वेक्टर भी बना दिया, ठीक है ना, इस तरह से। फिर एक और मैंने पॉसिबिलिटी बनाई, दिस इज़ वेक्टर ए, और फिर मैंने कुछ एंगल ले लिया, बड़ा एंगल ले लिया, यानी ऑब्ट्यूस एंगल ले लिया वेक्टर बी का, यानी 90 से बड़ा एंगल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो तो हमने एक्यूट एंगल लिया था, यहाँ पे हमने 90 ले लिया, यहाँ हमने ऑब्ट्यूस ले लिया। एक और पॉसिबिलिटी आप बना सकते हैं, वो ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पे आपने बना दिया वेक्टर ए और 180 डिग्री पे सीधा वेक्टर बी यानी उससे अपोजिट, सो यहाँ पे आपने दे दिया सीधे सीधे 180 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ अगर हम इनके रिजल्टेंट की पॉसिबिलिटीज़ को देखें तो एक बात समझनी होगी हमें कि अगर हम रिजल्टेंट ग्राफिकली समझते हैं, ठीक है, ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस केस के लिए देखो ज़रा, रिजल्टेंट जो है वो यहाँ से आपने ये एक और वेक्टर ए इस तरीके से बना दिया। पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट करना है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है हमें, तो यहाँ से हमने ये बना दिया, यहाँ पे हमने ये वेक्टर बी बना दिया, दिस इज समथिंग वेक्टर ए, दिस इज समथिंग वेक्टर बी, यू कैन से दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट आर इन दिस केस, ठीक है। यहाँ आप अगर देखते हैं तो यहाँ एंगल ही नहीं है, यहाँ एंगल ही नहीं है, यानी जब आप रिजल्टेंट देखेंगे तो ये दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। सो दिस रिजल्टेंट विल बी डायरेक्टली एडेड, लाइक आप इसको सीधे सीधे ए और बी को सम कर सकते हैं, ठीक है ना। ए और बी को ऐड कर सकते हैं, ए और बी को डायरेक्ट आप ऐड कर देंगे तो आपको यहाँ से रिजल्टेंट मिल जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। एक्चुअली डायरेक्ट ऐड करने हैं आपको, डायरेक्ट ही ऐड करना है। यानी कैसे हो गया सर, ये क्यों हो गया ऐसा? कोई दिक्कत नहीं है, देखो समझाता हूँ, थोड़ी ध्यान देना चीज़ों पे। हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आपने देखा था एक मैन है वो पहले ईस्ट की तरफ चला, फिर वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ चला, फिर ईस्ट की तरफ चला। समझो इधर 10 मीटर चला था, इधर 5 मीटर चला था, और फिर से इधर 10 मीटर चला था। तो आपने सोचो ज़रा, ध्यान दो, हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था तो हमने ये 10 मीटर और ये 10 मीटर को डायरेक्ट ऐड कर दिया था, डायरेक्ट ऐड कर दिया था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। डायरेक्ट ऐड कर दिया था हमने, क्योंकि ये भी ईस्ट की तरफ ही था और ये भी ईस्ट की तरफ था। अगर हम इसको एक्स एक्सिस भी बोल दें तो ये इसके भी पास आई कैप था, इसके भी पास आई कैप था। जाओ जरा पिछले वीडियो में यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस बताए थे, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो ये और ये वाला वेक्टर, दोनों ही वेक्टर जब सेम डायरेक्शन के होते हैं तो उन्हें डायरेक्ट ऐड किया जा सकता है। और अगर कोई दो डायरेक्शन, जैसे अगर ये यहाँ ना जाके ये इस तरफ चला जाता तो क्या होता, हम नेट देखते, ये इधर प्लस में धंस गया और फिर इधर माइनस में धंस गया, तो नेट क्या हो जाता है, जीरो। डायरेक्ट अगर अपोजिट है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, एंटी पैरेलल है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, पैरेलल है तो ऐड कर दो। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है और सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डायरेक्ट उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर दो।
और अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली a प्लस बी हो जाएगा। यहां डायरेक्टली a प्लस बी नहीं होगा क्योंकि दोनों के डायरेक्शंस अलग अलग हैं। अब डायरेक्टली ऐड नहीं हो रहा है, दोनों के डायरेक्शंस अलग अलग हैं। यहां पे देखोगे तो यहां पे भी आप देखो एक बार, थोड़ा सा हम इसको जोड़ते हैं, थोड़ा इसको भी जोड़ देते हैं, तो ये अपना बन गया एक रिजल्टेंट। ठीक है, दिस इज R1 यू कैन से, दिस इज R2, दिस लेंथ इज R2। मैं सिर्फ इस लेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ इस लेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ, रिजल्टेंट की लेंथ के बारे में। दिस इज समथिंग R3, ओके, दिस इज R3 लेंथ, ओके। अच्छा, आप एक बात सोचेंगे, इसका जो रिजल्टेंट है, अब डायरेक्ट a प्लस बी डायरेक्ट ऐड हो गए, दोनों ऐड हो गए, तो जो रिजल्टेंट है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। दिस R इज इक्वल टू a प्लस बी डायरेक्ट एडिशन। यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन नहीं है, सो यहाँ जो रिजल्टेंट बनेगा वो थोड़ा छोटा बनेगा, इसके कंपैरिजन में छोटा। यहाँ जो बनेगा वो देख रहे हो थोड़ा ग्राफिकली इसकी लेंथ के हिसाब से ये वाली लेंथ छोटी। मैं एक और बात बताऊँ, चाहते हो ना तो एक सिंपल चीज़ करो बड़ी आसानी से। क्या करोगे आप, स्केल से एक वेक्टर ए बनाओ 2 सेंटीमीटर का, वेक्टर बी बनाओ 5 सेंटीमीटर का, और ए और बी को जोड़ोगे तो 2 और 5 सीधे हो जाएंगे 7। आप देख लेना कि आपको ये वाली वैल्यू, ये अगर 2 है और ये वाली 5 है, तो जो पाइथागोरस लगा के ये वाली वैल्यू मिलेगी ना, डेफिनेटली 7 से छोटी मिलेगी। ये वाली वैल्यू इससे थोड़ी बड़ी मिलेगी पर 7 से छोटी मिलेगी। यानी अगर मैं यहां ले लेता हूं कोई वैल्यू a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 5, सो इन दिस केस R1 विल बी 5, 2 प्लस 5 दैट इज 7। इन दिस केस यहां 90 डिग्री है, इसलिए हम यहां R3 डायरेक्ट लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 9 29। आप देख सकते हैं कि ये जो R3 है ना, रूट 29, तो क्लोजेस्ट हमें क्या मिल सकता है, 6 मिल सकता है, और 16 5 25 मिल सकता है, और 36 25 और 36 यानी 5 और 6 के बीच में, यानी लगभग 5.5 मान लिया है, जस्ट मान लिया, तो इतना वैल्यू मिल जाएगा। इसका वैल्यू R2 का देखोगे तो R2 विल बी ग्रेटर देन R3, बट R1 विल बी ग्रेटर देन R2। R1 सबसे बड़ा रहेगा, R2 उससे छोटा रहेगा, R3 उससे भी छोटा रहेगा। अब अगर आप R4 को देखते हो तो देखो ये वाला वेक्टर A आ गया, दिस इज समथिंग वेक्टर B, एंड दिस डायगोनल इज अगेन स्मॉलर देन दिस R3, देन दिस इज R4 इज अगेन स्मॉलर, एंड R5 इज इक्वल टू समथिंग यू कैन से a माइनस बी का मॉड। मुझे सिर्फ लेंथ देखनी है, तो दोनों अपोजिट हैं, तो ये 5 लिया था, ये 2 लिया था, तो समवेयर इट विल बी 2 माइनस 5 का मॉड, इट इज इक्वल टू 3 समथिंग 3। यानी कोई दो वेक्टर के बीच में जो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत जबरदस्त चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, द मैग्नीट्यूड and direction of resultant between two vectors strictly depends on the angle between the two vectors। बहुत जबरदस्त चीज है कि कोई भी दो वेक्टर के बीच आने वाला रिजल्टेंट जो है वो उन दोनों वेक्टर्स के द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट बिटवीन टू वेक्टर्स स्ट्रिक्टली डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ऑल्सो R की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी, R मैक्स तब आएगा व्हेन थीटा इक्वल टू, एक काम और करते हैं ना, थोड़ा सा और इसको अप्रोप्रिएट लिख देते हैं, इसको थोड़ा और अप्रोप्रिएट लिखते हैं, मजा आएगा। तो ऑल्सो इफ थीटा इज द एंगल between two vectors, then
वी कैन से, अच्छा मैं इसको एनालिटिकल प्रूव करके दूंगा, देन वी कैन से आर resultant R is maximum, that is R max, if theta equal to 0, and R minimum if theta equal to 180 degree. Also, all the values of R, resultant R, all the values of resultant R will always lie between R max and R min. So what is R max? R max is just nothing but A plus B, and what is R min? That is nothing but mod of A minus B, and इसके बीच में theta greater than equal to 0 degree, theta greater than equal to 0 degree and less than equal to 180 degree. सारी की सारी वैल्यू रिजल्टेंट की जो है वो R max और R min के बीच में ही आ सकती है, और उनकी R max वैल्यू तब आएगी जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, और आर बिन तब आएगी जब दोनों एंटी पैरेलल होंगे। इसके बीच में ही रिजल्टेंट घूमेगा, डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेम, but only what we are changing, angle between the two vectors. As you will change the angle between the two vectors, the resultant will automatically change. And how much it can change? So it has a barrier, it has a boundary, maximum to minimum. Maximum when the vectors are parallel, minimum when the vectors are anti-parallel, maximum when theta is 0, minimum when theta is 180, and any angle between 0 and 180, then the value of R will be between R max and R min. That's it. So, एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, है ना, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, लिखता हूँ। आई थिंक यू हैव ड्रॉन दिस ऑल थिंग्स। इसको मिटाता हूँ, ठीक है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिखता हूँ। फॉर द टू वेक्टर्स A equal to 5 unit and B equal to 15 unit, what are the possible magnitudes of resultant? What are the possible magnitudes of resultant? That is, A is 15, B is 10, C is 20, and D is 20, what we can say 5. Okay, so what are the possible values of the resultant? We can have E also, कितना ले सकते हैं, 8, F 16, G 12, H 19. लो, what are the possible magnitudes of resultant? क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? सोचो, ज़रा सोचो, तब तक मैं इसको मिटा दूँ। आप इसको लिख चुके हैं आई होप, तो I'll just rub this thing. It is just an analysis for parallelogram law ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। और मैं इसका स्टेटमेंट, वैसे मैंने जब लास्ट वाले वीडियो में दिखाया था तो मैंने स्टेटमेंट कई बार बोला है, आई होप आपने लिखा होगा, बट जब मैं एनालिटिकली पैरेललोग्राम को कराऊंगा ना, तब मैं उसके स्टेटमेंट को अच्छे से लिखवा दूंगा। बट दिस इज जस्ट वी आर गोइंग थ्रू द फील ऑफ वेक्टर। सो अभी हम जो भी कर रहे हैं सिर्फ वेक्टर का फील ले रहे हैं और कुछ नहीं। तो ठीक है, फिर हम जब उसको एनालिटिकली करेंगे, then I'll give you that the statement for parallelogram law. कितना टाइम हो गया? Okay, so the next target is polygon
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। आई होप आपने किया होगा, कुछ भी नहीं है। आर मैक्स, you know what is R max, just directly add these two values 20. R min, what is R min? It is nothing but subtraction, 5 and 15 का difference, that is 10. R minimum में mod लगाया है because the value will be always positive. So anything between 10 and 20 can be the answer. Anything between 10 and 20, this cannot be the answer. 10 के नीचे ये चला गया, 10 and 20 के बीच में this can be the answer, 10 and 20 के बीच में this can be the answer, 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 this can be the answer. These two cannot be the possible answers. So it is so simple, okay. Even you can predict the angle for these values. So R max is 20, है ना. So angle, you know, theta will be 0 degree. In this case, the angle between A and B will be 0 degree. R minimum is 10. So in this case, you can predict theta is 180 degree. Any value between them, अब इसमें कहीं ना कहीं 5 और 15 का आप देखोगे परपेंडिकुलर वाला भी किस्सा आएगा, तो आप you can predict values of angles for different values of resultants. That is very very simple. So polygon law of vector addition. Okay, चलो इसके आगे बढ़ते हैं. अब polygon क्या होता है? Anything which has many sides, many sides, many sides. So ये जो many sides वाला सिचुएशन है, इसके अंदर ये सारे साइड्स अगर किसी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि साइक्लिक मैनर में जोड़े गए हैं, तो जहां ओपन आखिरी साइड है, आप अगर उसको जोड़ देते हैं और उसे असाइक्लिक मैनर में जोड़ देते हैं, तो वो जो असाइक्लिक मैनर में जोड़ा हुआ आखिरी साइड है वो इस पॉलीगॉन में जितने भी वेक्टर्स हैं उन सब के रिजल्टेंट के बराबर होता है. तो अगर ये वाला वेक्टर A है, ये वाला वेक्टर B है, ये वाला वेक्टर C है, ये D है, ये E है, ये F है, G है, H है, सो what we can say. मैं थोड़ा सा इस D को ना थोड़ा सा टिल्टेड बनाता हूँ ताकि बाद में थोड़ी सी आसानी हो समझाते हुए. जस्ट वेट, कुछ ऐसा. This is D and this is C. सर क्या कह रहे हैं, समझ में तो नहीं आई बात. मैंने सिर्फ इतना कहा, ये पॉलीगॉन मैनी साइड्स, जब भी कभी बहुत सारी साइड्स हैं, इस तरीके से आपने कोई पॉलीगॉन बनाया जिसकी मैनी साइड्स हैं, तो सारी साइड्स जो साइक्लिक मैनर में जुड़ी हैं उन सब का रिजल्टेंट एक आखिरी साइड होगा जो असाइक्लिक होगा और पहले वाले वेक्टर की टेल से आखिरी वाले वेक्टर की हेड तक जुड़ा होगा. बस इतनी सी बात. तो सर यानी क्या मतलब हुआ इसका? तो जस्ट मैंने कह रहा है आर जो है वेक्टर, दैट इज A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H. सर कैसे बोल सकते हैं इस बात को आप? क्यों बोल सकते हैं आप इस बात को? बड़ा सिंपल है यार, बहुत सिंपल. कैसे बोल सकता हूँ? अभी दिख जाएगा. A plus B is this resultant, let it be some R1. This R1 vector is nothing but vector A plus vector B. Okay, now this is some vector R2 vector. This R2 vector is nothing but R1 plus C, R1 plus C, triangle law, R1 plus C. R1 is about A plus B, triangle law. R1 plus C is R2, यानी R2 is A plus B plus C. ठीक है, मेरे पास थोड़ी जगह कम है तो अब मैं ये लिख देता हूँ. दिस इज सम R3 वेक्टर. R3 वेक्टर इज अगेन R2 प्लस D, R2 प्लस D, R2 प्लस D, R2 प्लस D. R2 is what? A plus B plus C plus D. This is R3 वेक्टर and you can draw it like this. थोड़ा सा F को भी ऐसा बना देता हूँ, समझने में आसानी होगी. It will be like this. This is vector G, this is vector F. Okay, so this is R4 vector. So R4 vector is R3 plus C. R3 plus C is R4 vector. R3 is what? R2 plus D, and R3 is A plus B plus C plus D, and A plus B plus C plus D plus E is R4.
एंड R4 के बाद इसको यहाँ से जोड़ दो, दिस इज R5 वेक्टर, इसको यहाँ से जोड़ दो, दिस इज R6 वेक्टर, और ये R जो है वो फाइनल रिजल्टेंट है, जो कि दिस वन इज R3, R4, R5 and this is actually this is R5 vector and this last one is R6 vector. So this R is finally, R vector is R6 vector plus H vector, H vector, R6 vector plus H vector is R vector, R6 vector is R5 plus G, R5 is R4 plus F, R4 is R3 plus E and so on. It is so simple. So this is about polygon law of vector addition. Polygon, many sides, है ना. एक छोटी सी एग्जांपल से और थोड़ा समझाता हूँ. जैसे समझो ये वाले अपने पास वेक्टर्स हैं. दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी एंड दिस इज वेक्टर डी. ठीक है, अब इसे हमें पॉलीगॉन लॉ से समझाना है. कोई दिक्कत नहीं है. पॉलीगॉन लॉ में क्या करो, बस इन वेक्टर्स को ए बी सी डी अरेंज कर लो. ए बी सी डी अरेंज कर लो. देखो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए को लाना है, इसकी टेल से जोड़ना है. सो इट इज समवेयर, इट इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज वेक्टर बी. सी को लाना है तो थोड़ा सा सी इस तरफ है, हल्का सा सी इस तरफ है. ठीक है, दिस इज वेक्टर सी, है ना. बिल्कुल वैसे ही स्केल से पैरेलल पैरेलल बनाओ. थोड़े बड़े छोटे दिख रहे हैं बट स्केल से बना सकते हो आप. तो दिस इज वेक्टर सी एंड ऐसा कुछ, दिस इज वेक्टर डी. सो इफ इट इज वेक्टर डी, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको बड़े आसानी से इसको पॉलीगॉन दिख रहा है. अब ये आखिरी वेक्टर है. अब क्या करो, सिंपल इसकी टेल और उसके हेड को जोड़ दो. दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज आर एंड असाइक्लिक. ठीक है, तो दिस आर इज नथिंग बट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी. सर कैसे आया, ट्रायंगल लॉ से फिर प्रूव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ से क्या करोगे, ये वाला कुछ वेक्टर R1 लिख दो. जिनको वो वाली बात वहाँ समझ में नहीं आई, यहाँ समझ जाएगी. दिस इज समथिंग R1 दैट इज वेक्टर A प्लस वेक्टर B. ट्राइंगल लॉ से A प्लस B इज R1. फिर यहाँ से इसको जोड़ दो. दिस इज वेक्टर R2 विच इज नथिंग बट R1 प्लस C. तो R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर, और ये R2 प्लस D इज नथिंग बट R. सो फाइनली R इज नथिंग बट R2 प्लस वेक्टर D, R2 प्लस वेक्टर D. ये वाली चीज़ हो गई. दिस इज वेक्टर डी. तो बस यहाँ से आ गई बात. R2 की वैल्यू उठाओ, R1 प्लस C लिख दो. R1 की वैल्यू उठाओ, A प्लस B लिख दो. यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. सो दिस इज पॉलीगॉन लॉ of vector addition. Very simple. Now in the next video, which is very important, we'll derive the formula for polygon law of vector addition. We'll derive the formula, how it depends on theta, how the resultant depends on theta. हमने इसमें ही अभी कैसे थीटा पे डिपेंडेंट है पैरेललोग्राम लॉ उसको देख लिया. अब हमें उसके फॉर्मूले को डिराइव करना है. अब हम एनालिटिकल पार्ट में जाएंगे. अब हम पॉलीगॉन लॉ, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ को एनालिटिकली प्रूव करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, very important. Stay tuned for the next part. Part number 5 will be back in a very small time. Thank you.